जगमोहन की कार आगे बढ़ते ही देवराज चौहान ने वंदना को देखा। तुम्हारी कार कहाँ है? वंदना ने कांपते हाथ की उंगली से कुछ दूर नजर आ रही फिएट की तरफ इशारा किया। फिएट पर निगाह मारकर देवराज चौहान ने बलबीर सिंह से कहा, तुम खिसक लो, कुछ दिन मेरे पास आने की कोशिश न करना। वैसे भी मैं अब हरिनगर वाले फ्लैट पर मिलूंगा नहीं, नए ठिकाने पर जाना है। ओ कितने वे? इस समय बताना मुनासिब नहीं समझता। बलबीर सिंह ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। मैं तेरे बारे विच बहुत सुन रखिया वे कि देवराज चौहान जुबान दा पक्का है, धोखेबाजी ना करदा वे, ना ही दगाबाजी पसंद करदा है। इस करके मैं तेरे ते शक नहीं कर सकता। मैं इंतजार करेगा तेरे बुलावे दा। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे खुशी है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तू है ही भरोसे दे काबिल। खैर मेरी जेब खाली वे, थोड़ा बीते दे दे कि हफ्ता दिन का खर्चा चल सके। देवराज चौहान ने जेब से पर्स निकालकर 1000 रुपया उसके हवाले कर दिया। अच्छा, रब ने चाहा तो जल्दी मिलांगे। 1000 रुपया बलबीर सिंह ने जेब में ठूसा और बाहर निकलता चला गया। सुनीता ने रिवॉल्वर अपनी सलवार के नाड़े में अटका ली। शराफत से कार चलाना, सुनीता गुर्राई। वंदना जवाब में खुश्क होठों पर जीभ फेर कर रह गई। तीनों बैंक में से निकले और फिएट में जा बैठे। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। अब उसका चेहरा तनाव रहित था। बाज बहादुर चौकीदार का मारा जाना उसे पसंद नहीं आया था, लेकिन अपनी ही बेवकूफी के कारण वो जान से हाथ धो बैठा था। वंदना को साथ ले चलना भी उसकी मूल योजना में शामिल नहीं था, परंतु हालातों को देखते हुए वंदना को साथ लेना पड़ा। नहीं तो आखिरी रास्ता यह तो था कि देवराज चौहान दीपचंद दीवान और वंदना की हत्या कर देता, परंतु खामखा हत्या कर देना देवराज चौहान के उसूलों के खिलाफ था। उसे पूरा विश्वास था कि दीपचंद दीवान उनके बारे में किसी भी हाल में मुंह नहीं खोलेगा, खासतौर से तब तक वो नहीं खोलेगा जब तक वंदना उसके कब्जे में है। दोस्तों, ये वंदना कौन है? कहां से देवराज चौहान और जगमोहन अपने साथियों के साथ बैंक डकैती को अंजाम देकर आ रहे हैं? ये जानना हो तो टक्कर का आदमी का पार्ट 1 जरूर सुन लीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं टक्कर का आदमी का एपिसोड नंबर 2। रात 9:30 बजे तक बैंक डकैती की खबर आम हो गई। हुआ यूं कि 8:30 बजे उस इलाके के चौकीदार की ड्यूटी शुरू हुई। डंडा बजाते हुए वह बैंक के सामने से निकला कि लोहे की ग्रिल को देखकर ठिठक गया। वैसे ना भी ठिठकता, परंतु खुली ग्रिल और छाए अंधेरे ने उसे शक में ला दिया। आगे बढ़कर उसने ग्रिल से भीतर झांका। कोई भी नजर न आया सिवाय अंधेरे के। 2-4 यूं ही ऊंची ऊंची आवाजें दी, कोई भी जवाब ना मिला तो उसे पूरा का पूरा मामला गड़बड़ होने का एहसास हो गया। वह वहां से भागता हुआ मेन रोड गुलाब हाउस वाले स्टॉप से कुछ दूर बनी पुलिस चेक पोस्ट पर पहुंचा और वहां मौजूद 2 हवलदारों को सब कुछ बताया। सुनकर हवलदार चौंके। वह जानते थे कि आज महीने की आखिरी तारीख है और आखिरी तारीख में बहुत ही मोटी रकम बैंक में मौजूद होती है। दोनों हवलदार और चौकीदार बैंक में पहुंचे। हवलदारों ने टॉर्च के सहारे बैंक में घुसकर सारा निरीक्षण किया। बेसमेंट में पहुंचते ही स्ट्रांग रूम का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके आधे घंटे के बाद वहां पुलिस की गाड़ियों के तीव्र सायरन गूंज उठे। चारों तरफ पुलिस का सख्त जाल फैल गया। सब जान चुके थे कि 1.5 करोड़ रकम की डकैती हो चुकी है। बेहोश मैनेजर दीपचंद दीवान को स्ट्रांग रूम से निकालकर उसे होश में लाने का प्रयास किया जाने लगा। उधर फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफर व अन्य स्टाफ अपने काम में जुट चुके थे। चारों तरफ अफरा तफरी और सनसनी का माहौल फैल चुका था। दीवान को होश न आने पर उसे तुरंत राम मनोहर हॉस्पिटल ले जाया गया। फौरन वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। कई बड़े अफसर खुद उसकी निगरानी पर थे। आखिर इतनी बड़ी डकैती का वह इकलौता और जीवित चश्मदीद गवाह था। रात के 2:30 बजे दीपचंद दीवान को होश आया। सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी। दर्द के मारे खोपड़ी फटी जा रही थी। आंखें भारी होकर सुर्ख हो रही थी। गला सूखा हुआ था। होठों पर पपड़ी जम गई थी। बदन पर कपड़े फटकर झूल रहे थे। सारा जिस्म लगभग घायल अवस्था में था। आसपास उसे पुलिस वालों ने घेर रखा था। उसके इशारे पर नर्स ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात वह ढंग से सांस लेने के काबिल हुआ।
चंद घंटे पहले बीती घटनाओं को याद करके वह सिहर उठा। आप ठीक तो हैं? पुलिस कमिश्नर ने नर्म स्वर में पूछा। ठीक। दीवान के होठों से दर्द भरा कड़वा स्वर निकला। आप सब देख ही रहे हैं कि मेरी हालत कैसी है, फिर भी मुझसे पूछा जा रहा है कि। दीवान साहब, कमिश्नर ने गंभीर स्वर में कहा, हम जानते हैं कि आपकी हालत ठीक नहीं, लेकिन इस समय यह पूछना निहायत जरूरी है कि बैंक में डकैती डालने वाले कौन लोग थे। ज्यादा समय नहीं बीता है, हम आसानी से उन्हें पकड़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी क्लू हमें मिल जाए तो यह क्लू आप ही हमें दे सकते हैं कि। मैं कुछ नहीं जानता उन लोगों के बारे में, कहने के साथ ही दीवान ने डकैती का विवरण बता दिया। उनके चेहरे रुमालों से ढके हुए थे। डकैती के बीच उन लोगों ने किसी का नाम नहीं लिया। डकैती के बारे में मैं किसी प्रकार की कोई निशानदेही नहीं कर सकता। जाते समय वह मेरी बेटी वंदना को भी अपने साथ ले गए, जाने वह किस हाल में होगी। दीवान तड़प उठा। आप हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे मिस्टर दीवान। इससे ज्यादा मैं सहयोग कर भी नहीं सकता। जो जानता था सो बता दिया। मिस्टर दीवान, कमिश्नर ने सख्त स्वर में कहा, वह लोग आपकी बेटी को क्यों ले गए? इसलिए कि आप उनके बारे में जान चुके थे। बेटी को ले जाते समय उन्होंने धमकी दी होगी कि अगर उनके बारे में पुलिस को कुछ बताया तो तुम्हारी बेटी को मार दिया जाएगा। मैंने ठीक कहा ना? दीवान ने होठ बींचकर पुलिस कमिश्नर की आंखों में झांका। सही बात कहूं? कहो। वह कुल 5 थे। 4 मेरी बेटी को साथ ले जाने से सहमत नहीं थे, परंतु 5वां, जो कि उन सबका सरगना था, उसे मेरी बेटी पसंद आ गई थी। वंदना की खूबसूरती पर वह मर मिटा था। यही कारण है कि वह मेरी बेटी को साथ ले गए। दीपचंद दीवान के स्वर में जहान भर का क्रोध था। वो जानता था सफेद झूठ बोले बिना पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। 1.5 करोड़ की डकैती का मामला जो था, भाड़ में गया। डकैती का पैसा और डकैती करने वाले। मुझे अपनी बेटी चाहिए सही सलामत। अगर तुम लोग मेरे पास खड़े वक्त जाया करते रहे तो मैं अपनी बेटी को कभी भी वापस नहीं पा पाऊंगा। जाओ, जाकर मेरी बेटी को ढूंढो। दीवान गला फाड़कर चीख उठा। क्षण भर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। कैसे ढूंढे? आप तो हमारे साथ कोई सहयोग नहीं कर रहे। जो जानता था वो बता दिया है, और क्या सहयोग करूं? दीपचंद दीवान गला फाड़कर चीख पड़ा। अपने सोर्स को टटोलो, तलाश करो उन डकैतों की। मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। मैं अपनी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। भगवान जाने वह किस हाल में होगी। हिंदुस्तान बैंक के बड़े अधिकारी भी वहां आ पहुंचे थे। 2 घंटों तक दीपचंद दीवान से तरह तरह के प्रश्न किए जाते रहे। चीखते चिल्लाते वह उनकी बातों का जवाब देता रहा और अपनी बेटी को तलाश करने के बारे में कहता रहा, परंतु देवराज चौहान या उसके साथियों के बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। यह भी नहीं कहा कि 5 डकैतों में कोई लड़की भी थी। पुलिस वालों को दीपचंद दीवान से कोई भी कारआमद जानकारी हासिल नहीं हुई। इस पर भी पुलिस अपने तौर पर तेजी से हरकत में आ चुकी थी। भोर के उजाले के साथ ही बलबीर सिंह का दरवाजा जोर से भड़बड़ाया गया। आवाज इतनी तेज थी कि बलबीर सिंह उछलकर बिस्तर से खड़ा हो गया और नींद से बोझिल आंखों से दरवाजे को देखा। जिस बात की उसे आशंका थी वही हुआ। उसे पूरा भरोसा था कि बैंक डकैती की खबर आम होते ही पुलिस ने उस पर चढ़ दौड़ना था, क्योंकि स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोलने वाला वह भी तो हो सकता था। पुलिस का नजरिया ऐसा बनना बड़ी बात नहीं थी, और जिस ढंग से दरवाजा खटखटाया गया था, ऐसा अंदाज सिर्फ पुलिस ही अपना सकती थी। देर करना जायज नहीं था। वह तुरंत आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। कमरे में रोशनी कर ली थी। सामने ही सब इंस्पेक्टर कृष्णमूर्ति और हवलदार अरविंद यादव के साथ एक और हवलदार मौजूद था। उनके कुछ कहने से पहले ही बलबीर सिंह फट पड़ा। ए कोई टाइम वे, मनु उठान दा। अलमारी थी चाबी गुम गई वे, या कोई ताला नहीं खुल गया वे। 2 घंटे बाद आ जावे। साले 10 नंबरी, जुबान बंद कर। सब इंस्पेक्टर कृष्णमूर्ति दांत भींच करके उठा। हमारे साथ चल जल्दी, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे। ना सौंदे वे, ना सौंदे देंदे। बलबीर सिंह बड़बड़ाते हुए पलटा और पायजामा उतारकर अपने कपड़े पहनने लगा। चेहरे पर झल्लाहट और उखड़ेपन के भाव थे, परंतु दिल जोरों से धड़क रहा था कि यह लोग महज शक के कारण आए हैं या डकैती में उसका हाथ होने के बारे में कोई पुख्ता सबूत उनके हाथ लग गया है। सब इंस्पेक्टर कृष्णमूर्ति और अरविंद यादव के साथ दूसरा हवलदार भी भीतर आ गया। जब तक बलबीर सिंह ने कपड़े पहने तब तक उन तीनों ने उस छोटे से कमरे वाले फ्लैट की पूरी तलाशी ले डाली। की गले की देख रहे हो? बलबीर सिंह हैरानी से मुंह फाड़कर बोला। चल चल। कृष्णमूर्ति ने उसकी बाह पकड़कर बाहर की तरफ झटका दिया। कल तुम कितनी बजे यहां से गए थे? श्रीकांत सिन्हा ने क्रोध भरी निगाहों से बलबीर सिंह को देखते हुए पूछा। पास में 2 सब इंस्पेक्टर 4 हवलदार मौजूद थे। ए हवलदार नु पता है?
बलबीर सिंह ने अरविंद यादव की तरफ इशारा किया। ओह, 2, 4:30, 5 बजे सी। क्यों, की होया वे? जो पूछा जाए सिर्फ उसी बात का जवाब दो, इंस्पेक्टर सिन्हा ने सख्त स्वर में कहा। यहां से तू कहाँ गया और शाम के 8 बजे तक कहाँ रहा? ऐथे मैं बस नाल कनाट प्लेस गया सी। रिगल ते फिल्म देखन दा ख्याल सी, लेकिन फिर मूड बदल गया। 5:45 ਦੇ आसपास कनाट प्लेस विच पहुंच गया सी। आधा घंटा घूम के 820 नंबर बस पकड़ के वापस आ गया। 7 या 7:30 ਦੇ आसपास दा घर आ गया सी। कोई ऐसा है जो तेरी बात को पुख्ता कर सके? कौन सच साबित करेगा? बलबीर सिंह ने संभलने वाले अंदाज में कहा। मैं तो रोज ही घूमदा हुआ, कल कोई खास हो गया क्या? इंस्पेक्टर सिन्हा उसके करीब पहुंचा और झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। बलबीर सिंह लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया। झूठ बोलता है साले, मार मारकर तेरी खाल में भूसा भर देंगे। 5 से 7 बजे तक तू मायापुरी में था, हिंदुस्तान बैंक की ब्रांच के स्ट्रांग रूम को खोल रहा था। तेरे साथ 4 साथी और भी थे। तुम सबने मिलकर 1.5 करोड़ की डकैती डाली और कहता है कि कनाट प्लेस में घूम रहा था। साले तेरे जैसे तो रोज के 36 देखते हैं हम। बता कौन है तेरे साथी और कहाँ छिपाया है 1.5 करोड़ रुपया? जल्दी बोल, नहीं तो। इंस्पेक्टर सिन्हा बोलता जा रहा था और बलबीर सिंह का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। दिल की धड़कन तीव्र थी। इंस्पेक्टर के कहने के ढंग से वह समझ गया कि अंधेरे में तीर चला रहा है। पुलिस की चालों से वह बहुत पुराना वाकिफ था, इसलिए जरा भी नहीं घबराया, बल्कि पहले जो थोड़ी बहुत घबराहट दर्शा रहा था उस पर भी नियंत्रण पा लिया था। ओह, तो ए गलवे, बलबीर सिंह ने सिर हिलाया। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारू शक वे कि बैंक में लुटिया वे, स्ट्रांग रूम में खोलिया वे, पर मैं ए काम नहीं किता, कर भी नहीं सकता। रोज सवेरे तुआड़े दरबार विच हाजिरी लगान विच आना वे, 24 घंटे आसपास ही घूमदा रहिंदा वा। सामने ही ते मेरा फ्लैट पे, किस नाल मेरी यारी दोस्ती नहीं, फिर मैं ऐना वड्डा काम किन कर सकता वा? झूठ बोलता है नंबर की औलाद। सिन्हा ने करीब खड़े हवलदार के हाथों से डंडा लिया और उस पर लगा बरसाने। बलबीर सिंह की चीखें गूंज उठी। बोल, कौन कौन था तेरे साथ? 1.5 करोड़ रुपया कहाँ ठिकाने लगाया है? यह आलम करीब आधे घंटे तक रहा। बलबीर सिंह चीखते चिल्लाते अपने बेगुनाह होने की दुहाई देता रहा। पुलिस के डंडे उसके लिए बेहद मामूली हैसियत रखते थे। मन ही मन इस बात पर खुश था कि यह सब शक की बिना पर हो रहा है। पुलिस के पास इस बात का जरा भी सबूत नहीं था कि वो डकैती में शामिल था। अगर सबूत क्या, 50% शक भी होता तो इस समय यहाँ चंद पुलिस वाले ना होते, बल्कि पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसरों का मेला लगा होता। वह जानता था यह स्थिति देर तक नहीं चलने वाली। 1 आध दिन के बाद भरपूर ठुकाई करके पुलिस ने उसे छोड़ देना था। आधे घंटे की मार के पश्चात बलबीर सिंह के शरीर का जर्रा जर्रा टूट रहा था, दर्द कर रहा था। चेहरे और माथे पर डंडे लगने के कारण खून छलक आया था। यही हाल पीठ का था। साला ऐसे नहीं बोलेगा, सिन्हा दांत भींच करके उठा। बंद कर दो साले को, घंटे बाद ऐसी तैसी करूंगा हरामजादे की। हवलदार उसे थामे बाहर ले गए। लॉकअप में बंद करने के लिए सिन्हा ने सिगरेट सुलगाकर सब इंस्पेक्टर कृष्णमूर्ति को देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है? सर, मेरे ख्याल से डकैती में इसका हाथ नहीं हो सकता। मैं भी यही सोच रहा हूँ। डकैती तगड़ी थी और शातिर अपराधियों के द्वारा की गई है। हमें ऊपर से ऑर्डर मिले कि हर संदेहजनक व्यक्ति से पूछताछ की जाए। इस इलाके में तो सिर्फ यही है बलबीर सिंह, जो हर तरह के ताले, तिजोरी, स्ट्रांग रूम को आसानी से खोल सकता है। बहरहाल 2-4 बार और ठोकने के बाद पूछताछ करके शाम को छोड़ देना पड़ेगा इसे। जो 1.5 करोड़ की डकैती करके हटा हो वह इस तरह आसानी से निश्चिंत होकर नहीं सो सकता। खासतौर से बलबीर सिंह जैसा 10 नंबरी पुलिस में हाजिरी देने वाला। इसे इतना वक्त की कहाँ मिलता है कि ऐसा कोई काम कर सके, क्योंकि हाजिरी देने के अलावा सप्ताह में अचानक ही 3-4 बार हवलदार इसे चेक करने आता है कि यह क्या कर रहा है। ठोक पीट कर छोड़ देना इसे। यस सर। शाम के 4 बज रहे थे। 2 बजे दीपचंद दीवान को पुलिस वालों से पूरी तरह फुर्सत मिल गई। रात भर वह सो नहीं पाया था। आंखें लाल होकर सूज रही थी। फुर्सत मिलते ही वह घर पहुंचा। पत्नी तो पहले ही रो धोकर निढाल हो चुकी थी। पत्नी को तसल्ली के चंद शब्द कहे और नहा धोकर कपड़े बदले। फिर बाहर आकर टैक्सी पर छतरपुर पहुंचा तो शाम के 4 बज रहे थे। छतरपुर का अधिकतर इलाका फार्म हाउस से भरा पड़ा था। असंख्य फार्म थे, कई कई एकड़ में फैले हुए। अमीर लोगों की रिहाइश गाह थी, ऐश गाह थी। दिल्ली के शोर शराबे से दूर रहने के लिए, अपने सुख चैन के लिए फार्मों को खरीद रखा था। जब शांत जगह पर रहने का मन किया तो फार्म पर आ गए। इन्हीं फार्मों में से एक फार्म दिल्ली के गॉडफादर दल सिंह पाड़ा का था। पाड़ा फार्म हाउस
30 एकड़ में फैला हुआ हर कोई जानता था कि यह पाड़ा फॉर्म है। फॉर्म के पास फटकने की किसी को हिम्मत ना पड़ती थी। सिक्योरिटी का इतना पुख्ता इंतजाम था जितना राष्ट्रपति की सुरक्षा का भी क्या होगा। फॉर्म के बीचों बीच महल नुमा खूबसूरत हवेली बनी हुई थी। हवेली नुमा इमारत के 1 एकड़ के दायरे में बाग बगीचे, फव्वारे, स्विमिंग पूल, लाल बजरी की कृत्रिम सड़कें और भी जाने क्या क्या था। मुख्य द्वार से इमारत तक पक्की सड़क जा रही थी। इमारत के पीछे सारी जगह खाली पड़ी थी। सफेदों के पेड़ों की कतारें उस जगह के आकर्षण को बढ़ा रही थी। कहाँ जाना है साहब? टैक्सी ड्राइवर ने एकाएक पिछली सीट पर बैठे दीवान को देखा। सामने पाड़ा फॉर्म नजर आ रहा है, वहीं पर जाना है। टैक्सी ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगा दिए। माफ कीजिएगा साहब, ड्राइवर जल्दी से बोला। पाड़ा साहब के फार्म हाउस तक जाने की इजाजत टैक्सी वालों को नहीं है, आप यहीं उतर जाइए। दीपचंद दीवान ने टैक्सी ड्राइवर को निहारा। फार्म हाउस कुछ ज्यादा दूर नहीं था। फार्म की इमारत तो यहाँ से साफ नजर आ रही थी। दरवाजा खोलकर दीवान टैक्सी से नीचे उतरा और बिना मीटर देके 100 का नोट उसके हवाले करके आगे बढ़ गया। वह जानता था 100 के आसपास ही टैक्सी का बिल बना होगा। सड़क पर चलते हुए उसने सिगरेट सुलगा ली। बदन में अभी भी जगह जगह से टीसें उठ रही थी। रात तगड़ी ठुकाई हुई थी उसकी। सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। देवराज चौहान ने सिर पर रिवॉल्वर के नाल के सख्त वार किए थे। घाव गहरा हो गया था। 10 मिनट के पश्चात वह पाड़ा फार्म के मुख्य द्वार पर पहुंचा। राइफलों को थामे 4 गार्ड नीली वर्दी पहने मौजूद थे। सिर पर कैपें पड़ी थी। भीतर भी जगह जगह गार्ड्स घूमते नजर आ रहे थे। उनके कंधों पर हथियार लटक रहे थे। कोई और वक्त होता तो दीवान की हिम्मत ना पड़ती यहां तक आने की, परंतु इस समय वह मजबूत इरादों के साथ कुछ सोचकर यहां आया था। गार्डों ने फॉर्म का गेट खोल दिया। तभी एक तरफ बने कैबिन में से 50 बरस का वर्दी पहने गार्ड निकला और उसके पास आकर सख्त निगाहों से उसे देखने लगा। दीवान उसकी निगाहों से जरा भी विचलित नहीं हुआ। क्या बात है? उस गार्ड ने आंखें सिकोड़ कर पूछा। मुझे, दीवान ने खुश्क होठों पर जीभ फेरी, गॉड फादर यानी कि पाड़ा साहब से मिलना है। गार्ड ने उसके घायल जिस्म को निहारा। गॉड फादर यहाँ किसी से नहीं मिलते। गार्ड ने सख्त लहजे में कहा। सोमवार को दिल्ली में लिंक रोड वाले ऑफिस में पहुंचकर उनसे मिल लेना। सोमवार आने में अभी 4 दिन बाकी है और मेरे पास 4 घंटे का भी समय नहीं है। दीवान ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। मैं अभी गॉडफादर से मिलना चाहता हूँ। कह दिया मुलाकात नहीं हो सकती। गार्ड के स्वर में सख्ती आ गई। और मैंने मुलाकात करके जाना है। दीवान के स्वर में कई तरह का मिला जुला भाव था। इस समय मैं दुखी और मजबूर इंसान हूँ। मेरी बेटी की इज्जत और जिंदगी दांव पर लगी है। गॉडफादर ही मुझे नई जिंदगी दे सकते हैं। गार्ड ने खोजपूर्ण निगाहों से उसे देखा। हुआ क्या है? दीवान ने सब कुछ बताया। ठीक है, मैं इंटरकॉम पर भीतर बात करता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि गॉडफादर तुमसे मिलेंगे। यहाँ वह सिर्फ अपने चंद खास आदमियों से मिलते हैं। कहने के साथ ही वह पलटा और वापस केबिन में प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। कहने के साथ ही दर्शन सिंह तलवार ने इंटरकॉम का रिसीवर वापस रखा और फार्म की इमारत के खूबसूरत कमरे से बाहर निकला और गैलरी में तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। 40 बरस का दर्शन सिंह तलवार दिल्ली के गॉडफादर का दायां हाथ था। 15 सालों से वह अपना कार्य कुशलता के साथ कर रहा था। गॉडफादर को उसने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया था। वह हद से ज्यादा खूंखार, बेरहम, दरिंदा था। गैलरी पार करके वह कंट्रोल रूम नुमा कमरे में पहुंचा। वहां पर डैशबोर्ड, वायरलेस सेटों का जाल, कई तरह के ट्रांसमीटर और भी जाने क्या क्या था। कानों पर हेडफोन लगाए 2 ऑपरेटर वहां मौजूद थे। दर्शन सिंह तलवार को देखते ही वे सतर्क हो गए। मैं गॉडफादर से मिलना चाहता हूँ। यस सर, एक ऑपरेटर ने सतर्क मुद्रा में कहा और डैशबोर्ड का एक बटन दबा दिया। आधे मिनट के बाद दूसरी तरफ से जवाब मिला। दर्शन सिंह तलवार साहब गॉडफादर से मुलाकात करना चाहते हैं। हमारे पास ही वह जवाब के इंतजार में खड़े हैं। भेज दो, मैं रास्ता खोल देता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई। ऑपरेटर ने दर्शन सिंह तलवार को देखा। आप जा सकते हैं, रास्ता खोला जा रहा है। दर्शन सिंह तलवार पलट कर बाहर निकला और पुनः तेज तेज कदमों से गैलरी में आगे बढ़ गया। 3 मिनट चलने के पश्चात वह एक छोटे से हॉल में पहुंचा। लगता ही नहीं था कि जैसे कोई रास्ता बंद था या नहीं। वहां नीली वर्दी पहने 2 गार्ड्स मौजूद थे। यह दोनों दल सिंह पाड़ा के खतरनाक अंगरक्षक थे।
इतने वहशी थे कि हत्या करने में इन्हें मजा आता था। दर्शन सिंह तलवार ने दोनों को देखा, फिर उसकी निगाह 20 फीट दूर विशाल टेबल की तरफ उठ गई, जहां पर हाथ में नेवला लिए 5 फुट लंबा भारी बदन का दल सिंह पाड़ा मौजूद था। वह टेबल पर बैठा नेवले पर प्यार से हाथ फेर रहा था। बदन पर सिल्क का कुर्ता पायजामा था, देखने में पहलवान सा लग रहा था। वह असमी था, असम की पैदाइश पाड़ा, जिसने कि आज दिल्ली में अपना खौफ फैला रखा था। दिल्ली की गली गली का पत्ता उसके नाम से कांपता था। 5 फुट का कद और भारी बदन होने के कारण वह ड्रम की भांति नजर आता महसूस हो रहा था। काली सियाह आंखें जो कि बहुत ही छोटी मिची हुई थी। हाथों में हीरे की अंगूठियां पहनना उसका पुराना शौक था। कलाई पर बंधी चैन की और पांवों में जड़े विदेशी स्लीपरों के ऊपर सोने के मोती लगे थे। नेवले को यह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। हर समय नेवले को खुद से चिपकाए रहता। यही नहीं, नेवला भी अपने मालिक से दूर ना जाता। पुराना साथ होने के कारण अपने मालिक के हर इशारे को समझता था। अपनी सरकार में हर कोई उसे गॉडफादर ही कहता था। गॉडफादर। दर्शन सिंह तलवार करीब पहुंचकर बोला, आपने कल ही मुझे मशवरा दिया था कि मायापुरी हिंदुस्तान की ब्रांच में महीने की आखिरी तारीख हाथ मारा जाए तो 1.5-2 करोड़ रुपया हाथ आ जाएगा, जिससे कि हम गरीबों को एक एक कमरे के मकान मुफ्त में बनाकर दे सकते हैं, गरीबों का भला कर सकते हैं। दल सिंह पाड़ा ने नेवले को टेबल पर छोड़ा तो नेवला टेबल पर ही पिछली टांगों पर खड़ा होकर नाराजगी भरी निगाहों से दर्शन सिंह तलवार को देखने लगा कि उसके कारण उसके मालिक ने उसे दूर बैठा दिया है। तत्पश्चात पाड़ा ने अपनी काली काली मोटी आंखें उठाकर तलवार को देखा। कल कहा था हमने, पाड़ा भारी स्वर में बोला। तो कल रात ही उस बैंक को कुछ और लोगों ने लूट लिया। पाड़ा की आंखें फौरन सिकुड़ गई, परंतु अगले ही पल सामान्य हो गया। चलो जाने दो, आखिर कभी तो उस बैंक को लूटना ही था। इतनी मोटी रकम इस तरह ब्रांच में रखनी ही नहीं चाहिए। स्वर हर भाव से परे था। उसी मायापुरी ब्रांच का मैनेजर दीपचंद आपसे मिलना चाहता है। पाड़ा के चेहरे पर किसी तरह का भाव न आया। वह बाहर इंतजार में है, उसे वापस भेज दिया जाए या भीतर? बुलाओ उसे, पाड़ा ने बेहद शांत और मधुर स्वर में कहा। दर्शन सिंह आगे बढ़ा और टेबल पर पड़े इंटरकॉम द्वारा बाहर मेन गेट पर संपर्क स्थापित किया। मैनेजर दीवान को इमारत तक पहुंचा दो, कहने के पश्चात उसने रिसीवर रखा। फिर पाड़ा के अंगरक्षकों से बोला, बाहर एक आदमी होगा, उसे यहाँ ले आओ। दोनों अंगरक्षकों ने पाड़ा को देखा। पाड़ा ने उन्हें बिना देखे सहमति में सिर हिला दिया। वह बाहर निकल गए। पाड़ा ने सिगरेट सुलगाकर टेबल पर उकड़ू बैठे नेवले की तरफ हाथ बढ़ाया तो नेवला एक ही छलांग में उसकी बाह से होता हुआ कंधे पर आ बैठा। पाड़ा टेबल से नीचे उतरा और खिड़की के समीप जा रुका। यह फॉर्म के महलनुमा बंगले के पीछे वाला हिस्सा था। 1 किलोमीटर की जगह पर हथियारबंद गार्ड्स घूम रहे थे। उसके बाद कई एकड़ जमीन पर सफेदे के पेड़ आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे थे। दर्शन सिंह तलवार खामोशी से खड़ा रहा। पाड़ा के कंधे पर बैठा नेवला पलटकर तलवार को देखे जा रहा था। तभी पाड़ा का शांत गंभीर स्वर गूंजा, कोई बात तो होगी। बैंक मैनेजर किसी खास सिलसिले में हमसे मिलने आया है। जी, मुझे इसी बात का विश्वास है, तलवार ने फौरन उत्तर दिया। 8वें मिनट में दोनों अंगरक्षकों ने बैंक मैनेजर दीपचंद दीवान को वहां पहुंचा दिया। दीवान कभी तलवार को देखता तो कभी खिड़की पर पीठ किए खड़े दल सिंह पाड़ा के ड्रम जैसे शरीर को। उसका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। आंखों में दुख और आक्रोश के मिले जुले भाव थे। तभी पाड़ा ने हाथ उठाकर उसी मुद्रा में खास अंदाज से इशारा किया तो दोनों अंगरक्षक बाहर निकल गए। तीखे सन्नाटे को दर्शन सिंह तलवार ने तोड़ा। बोलो। मैं, दीवान सूखी होठों पर जीभ फेरकर बोला, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में हिंदुस्तान बैंक का मैनेजर। अगर तुम अपने बैंक में गुजरे कल की डकैती के हादसे के बारे में बताने जा रहे हो तो मत बताओ, हम जानते हैं। सिर्फ यह बताओ यहाँ क्यों आए हो। दीपचंद दीवान पल भर के लिए खामोश हो गया। तलवार को देखने के बाद खिड़की पर खड़े पाड़ा की पीठ पर निगाह जा टिकी। बैंक लूटने वाले मेरी बेटी वंदना को भी साथ ले गए हैं। दीवान का स्वर तड़प से भरपूर था। पुलिस के बस की बात नहीं उन लोगों को तलाश करना, इसलिए मैं गॉडफादर के दरबार में आया हूँ। सुना है गॉडफादर हर मुसीबत शुदा व्यक्ति की सहायता दिल से करते हैं। और मैं, डकैतों के बारे में कुछ जानते हो? तलवार भारी स्वर में बोला। हाँ, वह 5 थे, एक लड़की थी। 4 के बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन 5वां देवराज चौहान था। देवराज चौहान?
दर्शन सिंह तलवार की आंखें सिकुड़ गई। उसने गर्दन घुमाकर गॉड फादर को देखा। उसका शरीर भी उसने हिलते देखा। हाँ, देवराज चौहान ही इस डकैती का सरगना था। वही मेरी बेटी को साथ ले गया है कि मैं उसके या उसके साथियों के बारे में पुलिस को कुछ न बताऊं, और मैंने बताया भी नहीं। मैं वंदना को मरते नहीं देख सकता। तलवार ने आहिस्ता से सिर हिलाया। तुम अपनी बेटी को वापस पाना चाहते हो? हाँ। दीपचंद दीवान के होठ सख्ती से भिज गए, परंतु आवाज में नियंत्रण था। मैं अपनी बेटी को देवराज चौहान के चंगुल से आजाद अपने पास देखना चाहता हूं, और गॉड फादर को सुपारी देने आया हूं। सुपारी? तलवार की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। हाँ, देवराज चौहान के नाम की सुपारी। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूं जो मेरी बेटी को जबरन साथ ले गया। दीवान ने नफरत भरे स्वर में कहा। बेटी वाला ही जानता है कि बेटी का इस तरह किसी के साथ चले जाना कितना अपमानजनक है। मैं देवराज चौहान की लाश अपने कदमों में नहीं तो सड़कों पर कुत्तों द्वारा नोचते हुए देखना चाहता हूं। दर्शन सिंह तलवार ने गहरी निगाहों से दीवान को देखा। दल सिंह पाड़ा अभी तक वैसे ही पीठ किए खड़ा था। सुपारी की कीमत जानते हो? दर्शन सिंह तलवार ने गंभीर स्वर में पूछा। नहीं, मुझे नहीं मालूम ऐसे कामों की गॉड फादर कितनी कीमत लेते हैं। दीपचंद दीवान ने विचलित स्वर में कहा। सच तो यह है कि मैं खुद नहीं जानता कीमत के बराबर का पैसा मेरे पास है या नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ, सुपारी के बदले मैं अपने जीवन भर की कमाई देने को तैयार हूँ। बैंक की नौकरी करके जितना पैसा इकट्ठा किया है सब दे दूंगा। अपना मकान तक बेच दूंगा, और भी मुझसे जो कुछ कहा जाएगा मैं करने को तैयार रहूंगा। दर्शन सिंह तलवार ने गॉडफादर की पीठ पर निगाह मारकर दीवान से कहा। गॉडफादर किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। इस काम के लिए वह तुम्हारे जीवन भर की कमाई नहीं लेंगे। यह उनके उसूल के खिलाफ है। साथ ही तुम्हारी लड़की को देवराज चौहान ले गया, यह बात गॉडफादर के उसूल के खिलाफ है। उसके उसूलों में है, चाहे कुछ भी करो लेकिन किसी की बहू बेटी को तब तक न उठाओ जब तक उसने तुम्हारी बहू बेटी पर बुरी निगाह न डाली हो। दीवान के चेहरे पर दृढ़ता भरी सख्ती व्याप्त हो चुकी थी। गॉडफादर के उसूलों को सुनकर मेरी निगाहों में वह भगवान से भी ऊंचे हो गए हैं। दीपचंद दीवान ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन अभी तक मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिला कि मेरी सुपारी स्वीकार की जा रही है या नहीं, जबकि मैं अपनी हद में हर वस्तु दांव पर लगा देने को तैयार हूं। इस बार दर्शन सिंह तलवार कुछ ना बोला। उसकी निगाह खिड़की पर पड़े पाड़ा पर जा टिकी। अभी तक पीठ किए खड़ा बाहर ही देखे जा रहा था। कई पलों तक वहां सन्नाटा छाया रहा। दर्शन सिंह, उसकी सुपारी कबूल कर लो। पाड़ा का भारी स्वर वहां गूंजा। इसकी बेटी को वापस लाने के साथ साथ देवराज चौहान की हत्या भी होगी। सुपारी का भाव क्या होगा? दीवान ने व्याकुलता से पूछा। पाड़ा पलटा और उसकी काली काली आंखें दीवान के चेहरे पर जा टिकी। उसके चेहरे पर ऐसी दहशत थी कि दीपचंद दीवान मन ही मन कांप उठा। सारी जिंदगी बर्बाद करके तुमने जो थोड़ा बहुत कमाया है उसे सुपारी के रूप में लेकर तुम्हें भिखारी नहीं बनाना चाहते। वह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। हम तुमसे सुपारी के साथ साथ 1 रुपया लेंगे। दीपचंद दीवान का चेहरा प्रसन्नता से भर उठा। वास्तव में जैसा सुना था उससे भी ज्यादा पाया, दीवान ने गदगद स्वर में कहा, और जेब में रखी साबुत सुपारी और साथ में 1 रुपया दर्शन सिंह की तरफ बढ़ाया। हमें दो, पाड़ा गंभीर स्वर में गुर्राया। सुपारी के सौदे हम अपनी हथेली पर करते हैं ताकि अपने शिकार का हमें हर पल एहसास रहे। दीवान फौरन आगे बढ़ा और पाड़ा के आगे बढ़ा रखे हाथ पर दीवान ने रुपये सहित सुपारी रख दी, फिर पीछे हट गया। पाड़ा शांत मुद्रा में आगे बढ़ा और सुपारी सहित रुपया टेबल पर रखा और कंधे पर बैठे नेवले को टेबल पर उतार दिया। दर्शन सिंह, इसे हमारी बेटी का पता दो। पाड़ा ने गंभीर स्वर में कहा। आगे की बातें हमारी बेटी ही इससे करेगी। दर्शन सिंह ने दिल्ली में मौजूद पाड़ा की बेटी का पता उसे बताया। मैं यहाँ से सीधा इसी पते पर पहुंच जाऊंगा, दीवान ने शीघ्रता से कहा। पाड़ा ने टेबल पर लगा बटन दबाया तो अगले ही पल दोनों अंगरक्षक भीतर आ गए। इशारा मिलने पर वह दीवान को लेकर बाहर की तरफ चल पड़े। दीवान जाने किन किन शब्दों के साथ दल सिंह पाड़ा का शुक्रिया अदा करना चाहता था, परंतु उसे मौका ही नहीं मिला था कुछ कहने का। दर्शन सिंह, हमारी बेटी को फोन पर खबर कर दो कि हमने देवराज चौहान के नाम की सुपारी ले ली है। यह सब बातें उसे समझा दो। मामला जल्दी निपटना चाहिए क्योंकि बैंक मैनेजर की बेटी की जिंदगी का भी सवाल है। दल सिंह पाड़ा ने स्थिर और शांत लहजे में कहा और नेवले की तरफ हाथ बढ़ाया। नेवले ने उछाल भरी और हथेली पर आ गया।
पाड़ा आहिस्ता आहिस्ता प्यार से उस पर अपना भारी हाथ फेरने लगा। शाम के 7:30 बजे दीपचंद दीवान दर्शन सिंह के बताए पते पर पहुंचा। वह पता लिंक ऑफिस का ही था। ऑफिस 8 कमरों का शानदार घर था जो कि चलती सड़क पर था। खतरनाक दरिंदे नुमा इंसान हथियारों सहित वहां पर पहरा दे रहे थे। चिन्नापाड़ा को दीवान के आने की सूचना मिल चुकी थी, इसलिए दीवान को फौरन ही उसके सामने पहुंचा दिया गया। दल सिंह पाड़ा की बेटी अपने बाप से बिल्कुल उल्टी दिशा में थी। पाड़ा शांत स्वभाव का था तो चिन्नापाड़ा गर्म से भी गर्म मिजाज की। पाड़ा 5 फुट का था और चिन्ना 6 फुट की छरहरी युवती। तीखे नयन नक्श, लाजवाब खूबसूरती, भूरी आंखें, सुनहरे बाल। वह जितनी मोहक थी नजर आने में, जानने वाले ही जानते हैं कि उससे कहीं ज्यादा क्रूर है। औरत जात की वह अवश्य थी, परंतु औरत जात जैसा कोई गुण उसमें ना था। सारे गुण मर्दों की जात के थे उसके पास। वह वैशीपन और दरिंदगी का जीता जागता नमूना थी। पाड़ा का अगर बेटा होता तो पाड़ा के नाम को इतनी ऊंचाई पर न ले जा पाता जितनी ऊंचाई पर चिन्ना पाड़ा ले जा चुकी थी। दीवान को जब उसके सामने पहुंचाया गया तो चिन्ना पाड़ा का पतला खूबसूरत किंतु लोहे की तरह सख्त हाथ दीवान के गाल पर पड़ा। उसके दोनों पांव उछले और वह नीचे जा गिरा। होठों से कराह निकली। चिन्ना पाड़ा की भूरी आंखें खूंखार नागिन की तरह दीवान के चेहरे पर टिकी हुई थी। हमेशा की भांति उसने पैंट और ढीली कमीज पहन रखी थी। करीब ही उसका खास सहायक रंजीत लुथरा खड़ा हुआ था। गाल पर हाथ रखे दीवान नीचे पड़ा हुआ अजीब सी निगाहों से चिन्नापाड़ा को देखता रह गया। चाटा क्यों मारा, उसने ऐसा क्यों कर दिया, वह समझ नहीं पाया। खूनी निगाहों से घूरते हुए चिन्नापाड़ा ने सिगरेट सुलगाई और कष्ट लेकर करीब की टेबल पर पहले ही से भरा पड़ा विस्की का गिलास उठाया और घूंट भरकर उसे वापस रखती हुई फुफकारी, तेरी हिम्मत कैसे हो गई दिल्ली से बाहर जाकर मेरे पापा को परेशान करने की? हम यहाँ मौजूद थे तो तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था। अगर इसी तरह तुम जैसे हमारे पापा के पास जाते रहे तो हमें कौन पूछेगा और पापा को हम इस बारे में क्या सफाई देंगे? दीवान ने खुद को संभाला और उठकर खड़ा हो गया। मैं माफी चाहता हूं, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। दीवान बोल पड़ा। हम ना तो माफ करते हैं ना ही दोबारा किसी को गलती करने का मौका देते हैं। तुम्हें छोड़ना इस समय हमारी मजबूरी है क्योंकि तुम हमारे पापा से मिलकर आ रहे हो। कहने के साथ ही पुनः टेबल से गिलास उठाकर शराब का घूंट भरा, फिर कष्ट लिया। फूट मुंह से, देवराज चौहान के साथ और कौन कौन थे डकैती में? मैं और किसी को नहीं जानता। देवराज चौहान ने भी अपना नाम बताया तो समझ में आया कि वो देवराज चौहान है। साले कुत्ते! चिन्नापाड़ा फुफकार उठी। बाकियों के हुलिये बताएगा या नहीं? दीवान ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। उनमें से एक लड़की थी, खूबसूरत थी, कमीज सलवार पहन रखी थी। देवराज चौहान उससे कुछ अलग ही ढंग से पेश आ रहा था, जैसे उनके बीच कोई चक्कर हो। अन्य सब उस लड़की की तरफ से लापरवाह थे। सुना है देवराज चौहान बहुत खूबसूरत है। चिन्नापाड़ा गुर्राई। दीवान ने सहमति में सिर हिला दिया। साले को मेरे ही हाथों मरना था। आगे बोल। एक और था जिसका चेहरा नंगा था। दीवान ने जगमोहन का हुलिया बताया। उसका हुलिया सुनकर चिन्नापाड़ा ने मुस्कुराते हुए रंजीत लुथरा को देखा। इस हुलिये वाले को देवराज चौहान का खास साथी जगमोहन होना चाहिए। करीब 2 बरस पहले एक बार मैंने इसे देखा था। रंजीत लुथरा बोला। बोलता जा, रुक मत। बाकी 2 के चेहरे रुमाल से ढके थे, उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। कुछ तो बक 1 फुट के थे कि 2 फुट के? चिन्ना पुनः गुर्राई। दोनों ही लंबे थे। उनमें से एक सेहत वाला था, उसी ने स्ट्रांग रूम खोला था और वह ठेठ पंजाबी लहजे में बात कर रहा था। पंजाबी लहजे में? चिन्नापाड़ा के दांत भिज गए। हाँ बिल्कुल, पंजाबी में बात कर रहा था जैसे पंजाब के किसी कस्बे से आया हो। उसी ने स्ट्रांग रूम खोला था। दीवान जल्दी से बोला। कितनी देर में खोला था? 30-35 मिनट में। 30-35 मिनट में स्ट्रांग रूम खोला पंजाबी की औलाद ने। चिन्नापाड़ा के स्वर में दरिंदगी उभर आई। उसने रंजीत लुथरा को देखा। इसका मतलब वह पुराना पापी है। लहजा पंजाबी है, यानी कि उसे आसानी से तलाश किया जा सकता है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, वह सजा याफ्ता भी हो, पुलिस को उसके बारे में जानकारी हो, न भी हो, तब भी उसे तलाश किया जा सकता है। और पांचवा पतला और लंबा था, चेहरे पर रुमाल बंधा था।
आंखों पर नजर की ऐनक चढ़ा रखी थी। दीवान बोला। चिन्नापाड़ा के माथे पर बल पड़ गए। और कुछ बता? इससे कुछ पता नहीं चलेगा। बस इतना ही बता सकता हूं उसके बारे में। चेहरे पर ऐनक थी नजर की, और पतला होने के बावजूद भी उसके हाथों में बहुत दम था। जब मुझे मार रहा था तो लगता था लोहे के हाथ पड़ रहे हो। चिन्नापाड़ा की भूरी आंखें सिकुड़कर बहुत छोटी हो गई। उसने होठ भींचकर रंजीत लुथरा को देखा। उसकी आंखों में अर्थपूर्ण भाव थे। यह हुलिया तो अपने जगन भाई का भी हो सकता है। चिन्नापाड़ा गुर्राई। हो सकता है, रंजीत लुथरा ने बेचैनी से कहा, लेकिन वह यह सब नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि आपके लिए काम करने के साथ दूसरा काम करना मौत को पैगाम देना है। वह आपके जुआ घरों का इंचार्ज है और शक होने पर शक को दूर करने का उपाय जरूर करना चाहिए। जगन भाई बेशक इस काम में ना हो, परंतु शक की बिना पर उसे चेक करना बनता है। कहने के साथ ही चिन्नापाड़ा ने दीवान को देखा। डकैती कितने बजे समाप्त हुई थी? 7:15, 7:30 बजे तक। चिन्नापाड़ा भीचे होठों से रंजीत लुथरा से बोली। और जगन भाई का काम शाम 8 बजे से शुरू होकर सुबह 3-4 बजे तक चलता है, यानी कि इस काम को करने के लिए उसके पास मुकम्मल समय था। हुलिया उससे मिलता सा महसूस हो रहा है, चाहे वह ना हो, किंतु शक की बिना पर उसे चेक करना तो बनता ही है। अगर उसने वास्तव में डकैती में हिस्सा लिया है तो गलत बात हो गई, उसे बहुत बुरी सजा मिलेगी। रंजीत लुथरा पल भर चुप रहकर दीवान से बोला। नजर का चश्मा पहनने वाले ने कपड़े कैसे पहन रखे थे? नीली कमीज और सफेद पैंट। दीवान ने तुरंत उत्तर दिया। रंजीत लुथरा का चेहरा पत्थर की भांति सख्त हो गया। उसके कपड़ों की कोई निशानी याद है? कपड़ों पर कोई डिजाइन वगैरह? निशानी कैसी होगी, आम कपड़े। एकाएक दीपचंद दीवान कहते कहते ठिठका, फिर तेज स्वर में बोला। पैंट की पीछे वाली जेब पर कमीज के कपड़े की ही पट्टी लगी थी। सफेद पैंट की पिछली जेब पर नीली पट्टी से डिजाइन डाल रखा था। कमीज पैंट एक साथ ही सिलाई गई हो और डिजाइन डलवा लिया हो। रंजीत लुथरा के चेहरे पर मौत के भाव नाचने लगे। मैडम चिन्नापाड़ा खुद को इसी संबोधन से बुलाया जाना पसंद करती थी। रंजीत लुथरा खतरनाक स्वर में कह उठा। डकैती में शामिल चश्मे वाला पतला व्यक्ति यकीनन और कोई नहीं, आपके जुआ घरों का इंचार्ज जगन भाई ही था। कपड़ों के मामले में उसका पुराना शौक है। वह जो कमीज पहनता है उसी के कपड़े की पट्टी पैंट की जेब पर लगवाता है। मैचिंग के नाते वह जब भी पैंट पहनेगा तो उसकी जेब पर उसी कपड़े की पट्टी होगी, वही कमीज पहनेगा। वह 100% जगन भाई ही था, बैंक की लूट का एक साथी। चिन्नापाड़ा ने शराब का गिलास उठाया और एक ही सांस में खाली करके वापस टेबल पर रखकर सिगरेट का तगड़ा कश लिया। लुथरा, इन लोगों ने काफी मोटी डकैती की है। अब तो इन सबकी मौत निश्चित है, लेकिन डकैती के सारे पैसों का क्या किया होगा? बहुत मोटी रकम है, 1,60,60,00,000 है। रंजीत लुथरा बोला। सब कामों के साथ साथ हमें बैंक डकैती की रकम पर भी कब्जा जमाना है। इस समय 8 बज रहे हैं। जगन भाई अजमेरी गेट वाले जुआ घर में आ चुका होगा। फोन करो और उसे यहां बुलाओ। रंजीत लुथरा फोन पर बिजी हो गया। अपनी बेटी की कोई तस्वीर लाया है तू? चिन्नापाड़ा दीवान पर गुर्राई। हाँ, कहने के साथ ही दीवान ने जेब से वंदना की तस्वीर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। चिन्नापाड़ा ने तस्वीर लेकर सरसरी निगाह से देखा, फिर टेबल पर रखती हुई कष्ट लेकर बोली। छोड़ सब बातों को, देवराज चौहान और उस लड़की के बारे में बता जो डकैती में उसके साथ थी। देवराज चौहान उस पर मेहरबान था? हाँ, स्पष्ट जाहिर हो रहा था। दीवान ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। तेरा मतलब कि उन दोनों के बीच प्यार जैसा कोई रिश्ता था? हाँ, इस बात का मुझे विश्वास है, क्योंकि सिवाय देवराज चौहान के और किसी की भी तवज्जो उसकी तरफ नहीं थी। कभी सुना तो नहीं कि देवराज चौहान औरतों का रसिया है, फिर भी हो सकता है कि काम के बीच दोनों की पट गई हो। रिसीवर रखकर रंजीत लुथरा पलटा। जगन भाई अजमेरी गेट वाले जुआ घर में पहुंचा ही था। वह कुछ ही देर में यहां होगा, आ रहा है। रंजीत लुथरा की आवाज में सख्ती भरी पड़ी थी। चिन्नापाड़ा का खूबसूरत चेहरा मौत के भावों से घिर गया। हमारे गिलास में कुछ और डाल दो। मजेदार मामला हाथ लगा है। बिना कुछ किए ही आसानी से हमने जान लिया कि बैंक लूटने वालों में जगन भाई भी था। रंजीत लुथरा ने हॉल के कोने में मौजूद छोटे से बार कैबिनेट से बोतल निकालकर गिलास भर दिया। वह जानता था कि मैडम चिन्ना कितनी भी पिए, परंतु नशा कभी नहीं होता इससे। गिलास उठाकर चिन्नापाड़ा ने घूंट भरा। लुथरा, वो पंजाबी की औलाद जिसने स्ट्रांग रूम खोला था,
अपने पंजाबी लहजे के कारण वह आसानी से हमारे हाथों में चढ़ सकता है। जरा मालूम तो करवाओ कि पंजाबी बोलने वाला ऐसा कौन है जो इस तरह के ताले खोलने की हिम्मत रखता हो। अपने आदमियों से कह दो कि उसे फौरन ढूंढने की कोशिश करे और पुलिस में मौजूद सोर्स को भी टटोलो, शायद उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड हो। मेरे ख्याल से यह पंजाबी आदमी आसानी से हमारे हाथों में आ जाना चाहिए। एकाएक चिन्नापाड़ा की आवाज में दरिंदगी भर आई। हम यह काम फौरन निपटा देना चाहते हैं क्योंकि इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह कि 1,60,00,000 रुपया हमें अपने खजाने में देखना है, और दूसरा इससे भी बड़ा कारण कि इस काम की सुपारी हमारे पापा ने खुद ली है, हमने नहीं। इसलिए देवराज चौहान की लाश और इस मैनेजर की बेटी हमें तुरंत मिलनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है मैडम चिन्ना, इस काम को हम जल्द ही अंजाम दे देंगे। कहने के साथ ही रंजीत लुथरा फोन पर व्यस्त हो गया। फोन पर उसने अपने आदमियों से संपर्क बनाकर आदेश दिए कि ऐसे आदमी की तलाश फौरन की जाए जो पंजाबी लहजे में बात करता है और हर तरह के ताले खोलने का एक्सपर्ट है। साथ ही पुलिस में मौजूद महीना लेने वाले पुलिस वालों को इस बारे में मालूम करने का आदेश दिया। चिन्नापाड़ा ने विस्की का तगड़ा घूंट भरा। लुथरा, अगर वो लड़की हमारे हाथ लग जाए जो डकैती में शामिल थी तो हम मिनटों में बाजी जीत सकते हैं। वह शायद देवराज चौहान की चहेती है, उसके बारे में मालूम करना बहुत कठिन है। रंजीत लुथरा ने विचार भरे स्वर में कहा। जगन भाई शायद उसके बारे में कुछ बता सके। जगन भाई, चिन्नापाड़ा वैसी हंसी हंस पड़ी। वह तो बताएगा ही, नहीं बताएगा तो आसानी से मौत नहीं मिलेगी। तड़पेगा, मौत मांगेगा, जो कि मिलेगी नहीं। चिंता की कोई बात नहीं, जगन भाई सब कुछ बता देगा। चिन्नापाड़ा के हाव भाव देखकर दीपचंद दीवान का रोया रोया कांप रहा था। कोई औरत युवती इतनी खतरनाक भी हो सकती है, उसने सोचा भी नहीं था। चिन्नापाड़ा का नाम इसके कारनामे अवश्य सुन रखे थे, परंतु रूबरू आज देख रहा था, महसूस कर रहा था। तभी बाहर से सूचना आई कि जगन भाई आया है। कुछ एक क्षणों उपरांत जगन भाई वहां पर था। यही था उन 5 डकैतों में से एक। दीपचंद दीवान जगन भाई को देखते ही गला फाड़कर चीख उठा। इसने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था, इसके बावजूद भी मैं धोखा नहीं खा सकता। कल शाम डकैती में यही था, यकीनन यही था। दीपचंद दीवान पर निगाह पड़ते ही जगन भाई का चेहरा भय से पीला पड़ गया। आंखों के सामने मौत नाच उठी। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह भयभीत हो गया है। यह सब रंजीत लूथरा और चिन्नापाड़ा ने खास तौर पर गौर किया, महसूस किया। समझते देर न लगी कि उनकी सोच विचार सब कुछ ठीक है। जगन भाई ही बैंक डकैती में शामिल था और जगन भाई के तो होश उड़े पड़े थे। वह लाख कोशिशें करने के बावजूद भी ना समझ पा रहा था कि यह बैंक मैनेजर यहां तक पहुंच कैसे गया। लूथरा, बैंक मैनेजर को रुखसत कर दो, अब यहां इसका कोई काम नहीं है, चिन्नापाड़ा ने सर्द स्वर में कहा और विस्की का गिलास उठाकर घूंट भरा। लूथरा दीपचंद दीवान को बाहर छोड़कर 2 मिनट में ही वापस लौट आया। जगन भाई अभी तक सख्ते किसी हालत में खड़ा था। कैसे हो जगन भाई? चिन्नापाड़ा वैसी अंदाज में मुस्कुराई। ठीक हूं। जगन भाई के गले में कांटे चुभ रहे थे। आंखों के सामने साक्षात मौत नाच रही थी। शेरनी के पंजे में यह चूहे की भांति फंस चुका था। और सुनाओ, जुआ घरों का क्या हाल है? ठीक है। जगन भाई की टांगों में कंपन होना आरंभ हो गया था। चिन्नापाड़ा की बुरी आंखों में मौत की छाया स्पष्ट नजर आ रही थी। तुमने तो बहुत ही गड़बड़ कर दी जगन भाई। चिन्नापाड़ा मौत की हंसी हंसी। 1,60,00,000 का हाथ मारा और हमें बताया तक नहीं, है ना गलत बात? जगन भाई सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। तभी रंजीत लूथरा आगे बढ़ा और जगन भाई की तलाशी लेने लगा। उसकी जेब से रिवॉल्वर बरामद हुआ, जिसे कि उसने अपनी जेब के हवाले कर लिया। जगन भाई के सब पत्ते खुले स्पष्ट नजर आ रहे थे। हमारे साथ जब तुमने काम शुरू किया था तो हमने अपने उसूल तुम्हें बताए थे कि हमारे लिए काम करते समय तुम कोई दूसरा काम किसी कीमत पर नहीं कर सकते। इतने साल हमारे साथ काम करने के बावजूद आखिर गलती कर ही बैठे। प्राइवेट तौर पर बैंक लूटने जैसे काम को अंजाम दे ही दिया। जगन भाई के तो होठ मानो सिले हुए थे। तुमने जो किया है उसकी सजा जानते हो। चिन्नापाड़ा बड़े प्यार से बात कर रही थी। हाँ, कठिनता से गर्दन हिला पाया जगन भाई। इसका मतलब तुम्हें मौत का डर भी नहीं रहा?
हमारा डर नहीं रहा, हमारे पापा का डर नहीं रहा। चिन्नापाड़ा के स्वर में भेड़िए किसी गुर्राहट भरती जा रही थी। क्या इसलिए कि देवराज चौहान जैसा खतरनाक इंसान तुम्हारे साथ था? जगन भाई ने मन ही मन गहरी सांस ली। इसका मतलब बैंक मैनेजर ने देवराज चौहान के बारे में चिन्नापाड़ा को बता दिया है, तो जगमोहन के बारे में खुद ही पता चल गया होगा। बलबीर सिंह और सुनीता के बारे में नहीं पता चला होगा। सिगरेट समाप्त होने पर चिन्नापाड़ा ने नई सिगरेट सुलगा ली। अब तुम ही बोलो जगन भाई, क्या किया जाए तुम्हारा? चिन्नापाड़ा के स्वर में मौत की ठंडक व्याप्त थी। बच तो तुम सकते नहीं। जगन भाई के चेहरे का बचा खुचा रंग भी उड़ गया। देखो, तुम हमारे पुराने साथी हो, कुछ तो तुमसे रियायत होनी ही चाहिए। चिन्नापाड़ा ने जगन भाई के सामने चारा फेंका और गिलास उठाकर घूंट भरा। पापा से मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत सिफारिश कर दूंगी, यह मामला पापा को सौंप दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि पापा तुम्हें बहुत कम न के बराबर सजा देंगे, और यह सब तभी हो सकता है जब तुम अपना मुंह खोलो और हमारी पसंदीदा बातों का जवाब दो। पहला प्रश्न है कि देवराज चौहान कहाँ है। दूसरा प्रश्न है बैंक मैनेजर की लड़की कहाँ है। तीसरा प्रश्न 1,60,00,000 की मोटी रकम कहाँ है। चौथा और आखिरी प्रश्न उस लड़की के बारे में है, वह देवराज चौहान की क्या लगती है। जगन भाई के होठों से बोल ना फूटा। रंजीत लूथरा खामोश खड़ा था। चिन्नापाड़ा को कतई पसंद नहीं था कि उसकी बात में कोई दखल दे। नहीं बोलोगे? चिन्नापाड़ा के चेहरे पर खूंखारता का असली रंग एकाएक उभर आया। तुम अच्छी तरह जानते हो जगन भाई कि हम कभी भी इतना वक्त जाया नहीं करते, सीधी बात करते हैं। लेकिन तुम अपने आदमी हो, इसलिए हम अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और इसके साथ ही इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ हो कि जो हम चाहते हैं वो हम जानकर ही रहते हैं, चाहे इसके लिए हमें तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर देने पड़े। यह सोचना अब तुम्हारा काम है कि किस तरह मुंह खोलना चाहते हो, और सोचने के लिए तुम्हें सिर्फ 1 मिनट का समय दिया जाता है। सोचो, अच्छी तरह सोचो कि मौत चाहते हो या माफी से भरी जिंदगी। कहने के साथ ही चिन्नापाड़ा ने टेबल पर पड़ा अपना विस्की का गिलास उठाया और एक ही सांस में उसे खाली कर दिया। जगन भाई का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह जानता था कि अब यह डायन किसी भी कीमत पर उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। देवराज चौहान ने उससे वायदा किया था कि पाड़ा बीच में आया तो वह संभाल लेगा, परंतु देवराज चौहान तक तो इन हालातों की खबर तक नहीं कर सकता था। अब यहाँ से उसे छुटकारा नहीं मिलना था। अगर उसे इस बात का जरा भी एहसास हो जाता कि उसे किस मामले के बारे में बुलाया जा रहा है, तो वह कभी ना आता और गायब हो जाता। इस समय देवराज चौहान के पास बैठा होता, परंतु यह सब तो ख्याल ही थे। अब कुछ नहीं हो सकता था। वह बुरी तरह नागिन के शिकंजे में फंस चुका था। इतना तो वह महसूस कर ही चुका था कि अब देवराज चौहान उसे नहीं बचा सकता, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी करना होगा उसे खुद ही अपने लिए करना होगा। यूं तो उसे पाड़ा से माफी की जरा भी उम्मीद नहीं थी। समझदारी इसी में थी कि वह सब कुछ बता दे, शायद भाग्य साथ दे दे और पाड़ा थोड़ी बहुत सजा देकर उसे माफ कर दे, वरना मौत तो मिलनी ही थी। मैडम चिन्ना, जगन भाई खुश्क स्वर में बोला, मैं अपनी गलती दिल से मानता हूँ। सुनकर हमें खुशी हुई। चिन्नापाड़ा के स्वर में ठंडक थी। क्या वास्तव में मुझे माफ कर दिया जाएगा अगर मैं सब कुछ बता दूं तो? आशा तो है, आखिरी फैसला तो पापा ही लेंगे। हमारी बातों का जवाब दे रहे हो या नहीं? दे रहा हूं। जगन भाई मन ही मन कांप उठा। तो बोलो। चिन्नापाड़ा का चेहरा किसी प्रेतनी की भांति चमक रहा था। रंजीत लूथरा सावधान हो गया। जगन भाई का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। देवराज चौहान, जगमोहन व लड़की सुनीता और बैंक से लूटे सारे रुपये इस समय विकासपुरी के एक फ्लैट पर है। जगन भाई ने भारी स्वर में कहा। चिन्नापाड़ा के होठों से वैशी कह फूट पड़ा। फ्लैट का नंबर क्या है जगन भाई? ठहाका रोक कर पाड़ा ने पूछा। मालूम नहीं, जगन भाई ने खुशकी भरे स्वर में कहा। वह जानता था यह सब बताकर वह बहुत गलत कर रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। इस समय उसे अपनी जान की पड़ी थी। फ्लैट को पहचान सकता हूँ, इतना ही काफी है। और पंजाबी बोलने वाला, स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोलने वाला, वह बलबीर सिंह है। वह राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन के सामने बने रघुवीर नगर के 4 मंजिला फ्लैटों में रहता है। चिन्नापाड़ा के चेहरे पर वहशी मुस्कान छाई हुई थी। डकैती के माल का बंटवारा नहीं हुआ? नहीं, कुछ दिन के बाद होना था। फिर तुम लोगों ने सारा माल देवराज चौहान के भरोसे क्यों छोड़ दिया? देवराज चौहान भरोसे काबिल आदमी है, वह धोखेबाज नहीं है। बहुत विश्वास है उस हीरो पर, चिन्नापाड़ा ने जहरीले स्वर में कहा। फिर सोच भरे स्वर में रंजीत लूथरा से बोली, स्ट्रांग रूम खोलने वाले पंजाबी बलबीर सिंह से हमारा कोई लेना देना नहीं, उसे रहने दो।
हमारा निशाना तो देवराज चौहान, दौलत और मैनेजर की लड़की है। वह जगन भाई की तरफ पलटी। और मैनेजर की लड़की? मालूम नहीं, लेकिन वह देवराज चौहान के साथ होगी और सुरक्षित होगी। चिन्नापाड़ा ने कष्ट लेकर रंजीत लूथरा से कहा, जगन भाई को साथ लेकर हम सब अभी विकासपुरी के फ्लैट पर चलेंगे। मेरे ख्याल में मैनेजर की लड़की वहीं होगी। सारा मामला आज ही निपट लेंगे। आप भी साथ चलेंगी? हाँ, देवराज चौहान जैसे नामी इंसान से मिलने की बहुत ख्वाहिश है। चिन्नापाड़ा का स्वर वहशी हो गया। साले को मैं अपने हाथों से नापूंगी। जगन भाई आतंक भरी मुद्रा में खड़ा सूखे होठों पर जीभ फिराने लगा। जाने क्यों उसे महसूस होने लगा था कि सब कुछ बताकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कल शाम डकैती के बाद देवराज चौहान, जगमोहन और सुनीता ने वंदना के साथ विकासपुरी वाले फ्लैट पर डेरा जमा रखा था, परंतु सब कुछ सावधानी से कर रहे थे। उसके साथियों ने पुलिस के हाथों में पड़कर मुंह खोल दिया, तब गड़बड़ हो सकती थी। इतनी मेहनत से हासिल किए नोट हाथ से निकल सकते थे। इसलिए देवराज चौहान ने तिलक नगर में एक मकान पहले से ही किराए पर ले रखा था। मकान मालिक लॉरेंस रोड पर रहता था। योजना के अनुसार सारा पैसा तिलक नगर वाले मकान में शिफ्ट करना था। रात आराम से बीती और सुबह पैसा शिफ्ट करने के लिए बाजार से 2 बड़े सूटकेस और एक छोटी पेटी ले आए। आराम से नोटों की गड्डियों को बड़े बड़े बोरों के सामान थैले से निकालकर सूटकेस और पेटी में भरा जाने लगा। इस तरह 2 थैले खाली हो गए और सारी गड्डियां सूटकेस और पेटी में समा गई। तीसरा नोटों का बोरा भरा पड़ा था। उसके लिए 2 और सूटकेसों की जरूरत थी। बहरहाल उन्होंने यही प्रोग्राम बनाया कि पहले नोटों से भरे सूटकेसों और छोटी पेटी को तिलक नगर वाले फ्लैट पर पहुंचा दिया जाए। उसके बाद वापसी के समय 2 सूटकेस और खरीदकर तीसरे थैले के नोट उसमें भरकर उन्हें भी तिलक नगर वाले मकान पर पहुंचा दिया जाएगा और यह काम अंधेरे में करना था। इस बीच अपनी कार पर देवराज चौहान तिलक नगर तक गया और वीआईपी के 2 बड़े सूटकेस खरीद लाया। सुनीता, वापस आकर देवराज चौहान ने कहा, मैं और जगमोहन सूटकेसों और पेटी को तिलक नगर वाले मकान पर रखकर आते हैं। तब तक तुम तीसरे बोरे में मौजूद गड्डियों को इन सूटकेसों में पैक करो। ठीक है, सुनीता ने सहमति में सिर हिलाया। उसके बाद देवराज चौहान और जगमोहन दोनों सूटकेसों और गड्डियों से भरी छोटी पेटी अपनी कार पर रखाए और तिलक नगर रवाना हो गए। वह लोग सावधानी से वंदना को हर पल अपने साथ रख रहे थे। सुनीता तीसरे बोरे की गड्डियां खाली सूटकेसों में भरने में व्यस्त हो गई। सुनीता अभी नोटों की गड्डियों का एक सूटकेस भी न भर पाई थी कि कॉलबेल बजी। मन ही मन वो चौंकी। देवराज चौहान जगमोहन को गए कठिनता से आधा घंटा बीता होगा। इतनी जल्दी वह वापस नहीं आ सकते थे। घंटा 1.5 घंटा लगना तो बड़ी मामूली बात थी, फिर कौन आया हो सकता है। असमंजसता में घिरी सुनीता पीछे वाले कमरे से बाहर निकली और दरवाजे पर चिटकनी चढ़ाकर ड्राइंग रूम में पहुंचकर बंद दरवाजे को देखने लगी। तभी कॉल बेल की आवाज पुनः गूंजी। सुनीता दरवाजे के समीप पहुंची और शांत स्वर में बोली, कौन है? 2 पल की खामोशी के बाद जगन भाई की आवाज आई, मैं हूं जगन भाई। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। सुनीता ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा क्या खुला, तूफान आ गया। जगन भाई को धक्का देकर फ्लैट के भीतर पहुंचाया गया। उसी के साथ साथ चिन्नापाड़ा ने भीतर प्रवेश किया। हमेशा की तरह पैंट और ढीली सी कमीज पहन रखी थी। उसके पीछे रंजीत लूथरा और 8 खतरनाक से दिखाई देने वाले इंसान थे। सबके हाथों में रिवॉल्वरें थमी थी। सुनीता आतंक से भरी पीछे हटती चली गई। 2 पल भी न लगे होंगे कि वह सब रिवॉल्वरों सहित फ्लैट में समा गए। देवराज चौहान, जगमोहन वहां होते तो मिलते। चिन्नापाड़ा सुनीता को घूरे जा रही थी। फ्लैट में देवराज चौहान या मैनेजर की लड़की नहीं है। रंजीत लूथरा बोला, तेरा नाम सुनीता है? चिन्नापाड़ा ने वैश्य अंदाज में सुनीता से पूछा। सुनीता ने घबराहट भरे ढंग से सिर हिला दिया। तेरे में ऐसा तो कुछ नहीं। देवराज चौहान जैसा इंसान तुझ पर मर मिटता। चिन्नापाड़ा के कड़वे व्यंग से भरे शब्द सुनकर सुनीता तिल मिलाकर बोल पड़ी, तेरे पास देवराज चौहान जैसी परख वाली निगाह नहीं, वरना तू ऐसा न कहती। बोलती भी है। चिन्नापाड़ा खतरनाक स्वर में गुर्राई। सुनीता ने दांत भींचकर जगन भाई को देखा। तू आस्तीन का सांप, कुत्ते अपने साथियों के साथ धोखेबाजी कर दी। यह पाड़ा की बेटी है, वैशी चिन्नापाड़ा। मिल गया तू इस कुतिया के साथ। तड़क। चिन्नापाड़ा का लोहे जैसा सख्त हाथ सुनीता के गाल पर जा लगा। सुनीता चीखती हुई सोफे से टकरा कर नीचे जा लुढ़की। जवान को लगाम दे, वरना अभी चीर फाड़ कर सुखा दूंगी। चिन्नापाड़ा का भेड़िए से ज्यादा रौद्र रूप देखकर जगन भाई मन ही मन सियर उठा। सुना तो उसने चिन्ना के पाड़े में बहुत कुछ था, परंतु देख आज पहली बार रहा था। चिन्नापाड़ा ने वहशी निगाहों से रंजीत लूथरा को देखा। फ्लैट में कुछ भी नहीं मिला। नोटों की गड्डियों से भरा एक सूटकेस
मौजूद है। मेरे ख्याल में हमारे आने से पहले यह लड़की, उसने सुनीता की तरफ इशारा किया, एक बोरे से गड्डियां निकालकर उन सूटकेसों में भर रही थी और कुछ भी नहीं है। तुम तो कह रहे थे नोटों से भरे 3 बोरे हैं। चिन्ना पाड़ा की निगाह जगन भाई पर ठहर गई। वह भय से जड़ खड़ा पड़ा था। तीन बोरे ही तो थे। चिन्ना पाड़ा आगे बढ़ी। अंदाज खूनी था उसका। नीचे खौफ में डूबी सुनीता को उसके सिर के बाल पकड़कर उठाया। बालों के खिंचाव के कारण दर्द से सुनीता के होठों से चीख उबल पड़ी। बोल। चिन्ना पाड़ा के स्वर में मौत की झलक मिल रही थी। देवराज चौहान कहाँ है? नोटों से भरे बाकी 2 बोरे कहाँ हैं? और मैनेजर की लड़की, वह कहाँ है? मेरा बाल छोड़, बताती हूँ। सुनीता जैसे हालातों का मुकाबला करने का फैसला कर चुकी थी। उसके चेहरे पर भय और कठोरता के मिले जुले भाव थे। तू ऐसे ही बताएगी, तेरे बाल मेरे हाथ में ही रहेंगे। कहने के साथ ही चिन्ना पाड़ा ने उसके बालों को झटका दिया। सुनीता के होठों से करा निकली, बोल। सुनीता ने उसी मुद्रा में सिर घुमाकर खून उगलती निगाहों से चिन्ना पाड़ा को देखा। इस समय वह भी कुछ कम न लग रही थी। वह दिल्ली से बाहर गए हैं। सुनीता ने जैसे खुद को विवश जाहिर किया। बाहर कहाँ? मुंह से फूट। चिन्ना ने पांव में पहने जूतों की ठोकर उसके कूल्हे पर मारी और बाल छोड़ दिए। सुनीता हल्की सी कराह के साथ सोफे से जा टकराई। आगरा? क्या वहां उनकी माँ की शादी थी? चिन्ना पाड़ा इस समय हैवानियत की सगी लग रही थी। देवराज चौहान का प्रोग्राम था कि दिल्ली छोड़कर आगरा खिसक जाए। अपने साथ वह जगमोहन, मैनेजर की लड़की वंदना और 2 बोरे के नोटों को सूटकेसों में भरकर ले गया है। अब कल सुबह आकर मुझे और तीसरे बोरे वाले नोटों को ले जाएगा। कब गया है आगरा? आज सुबह, ताज से। तो उसकी कुछ लगती है या सिर्फ हिस्सेदार ही है? मैं तो सब कुछ लगती हूँ उसकी। सुनीता ने तीखे स्वर में कहा। न लगती तो वह लाखों रुपया मेरे भरोसे छोड़कर ना जाता है। सुबह देवराज चौहान अकेला आएगा या अकेला? नुतरा। चिन्ना पाड़ा पलट कर गुर्राई। यस मैडम चिन्ना। नोटों के साथ साथ इसे भी यहाँ से ले चलो। देवराज चौहान के खिलाफ हम इसे मोहरे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आधी रात के बाद आकर इस फ्लैट को घेर लेना। सुबह जब देवराज चौहान आएगा तो उसे पकड़ लेना। ना पकड़ा जाए तो गोलियों से भून देना। चिन्ना पाड़ा के स्वर में नागिन की सी फुफकार थी। ओके मैडम चिन्ना। आगरा में देवराज चौहान कहाँ गया? मैं नहीं जानती। सुनीता ने भारी स्वर में कहा। आज वहां पहुंचकर उसने रहने का कोई इंतजाम करना था, होटल या फिर कोई प्राइवेट जगह। फिर बोरे में मौजूद नोटों को सूटकेस में भरकर और सुनीता को साथ लेकर वह लोग चले गए। जो कुछ भी हुआ गलत हुआ था, परंतु इसके बावजूद भी वह मन में प्रसन्न थी कि देवराज चौहान पर आने वाले खतरे को उसने टाल दिया। अगर यह लोग 15 मिनट या आधा घंटा पहले भी फ्लैट पर आते तो देवराज चौहान और जगमोहन का इनसे आमना सामना हो जाना था, जिसका अंत खून खराबा और लाशें ही थी। इसी कारण जल्दी जल्दी इन सबकी बातों के जवाब देकर उसने सारा काम निपटा दिया था। फ्लैट से बाहर निकलते समय उसने अपने पांव की एक चप्पल फ्लैट में ही गिरा दी और दूसरी बाहर कार में बैठते समय सड़क पर गिरा दी। 20 मिनट बाद उनकी कारें शादीपुर डिपो के पुल पर पहुंची तो चिन्नापाड़ा ने सर्द भरे स्वर में कारों को रोकने का आदेश दिया। सब कारें रुक गई। शाम के 8:30 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। पुल पर दोनों तरफ वाहनों का आवागमन तेजी से जारी था। यहीं उतर जा जगन भाई और फूट ले, छोड़ दिया हमने तुझे, चिन्नापाड़ा ने ठंडे स्वर में कहा तो जगन भाई के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव ना छूटे। थैंक यू मैडम चिन्ना, खुशी से कहते जगन भाई कार से बाहर आ गया। चिन्नापाड़ा भी कार से नीचे उतर आई। दोनों पुल के फुटपाथ पर खड़े थे। अंधेरे में चिन्नापाड़ा की भूरी आंखें जोरों से चमक रही थी। आते जाते वाहनों के हेडलाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती तो वह प्रेतनी सी महसूस होने लगती। फिर कभी जिंदगी या मौत की किसी राह पर हमसे धोखेबाजी मत करना। कभी नहीं मैडम चिन्ना, जगन भाई सूखे स्वर में आंखों पर लगी ऐनक ठीक करता हुआ जल्दी से बोला। फिर कभी भी ऐसी भूल ना होगी मुझसे। मैं और जगन भाई के शब्द मुंह में ही रह गए। चिन्नापाड़ा के शरीर में जैसे बिजली चमकी। पलक झपकते ही उसने दोनों हाथ जगन भाई की बगल में डाले और ऊपर उठाकर उसे उछाल दिया। गजब की ताकत की मालकिन थी चिन्नापाड़ा। जगन भाई का शरीर हवा में लहराया जहां वह खड़ी थी। पुल की मुंडेर मात्र 4 फीट दूर थी। हवा में लहराता जगन भाई का शरीर मुंडेर पार करता हुआ पुल के नीचे से होकर निगाहों से ओझल हो गया। फिजा में जगन भाई की चीख लहरा कर रह गई। सभी ट्रेन की तेज आवाज उनके कानों में पड़ी। सामने से ट्रेन आ रही थी। चिन्नापाड़ा आगे बढ़ी और पुल की मुंडेर को थाम कर नीचे झांकने लगी, सर्च की तेज रोशनी के समान। ट्रेन की हेडलाइट में जगन भाई का खून से लथपथ शरीर चमका, जो कि लाइन के ऊपर निश्चल पड़ा था। फिर देखते ही देखते ट्रेन वहां से गुजरती चली गई। सोचने की गुंजाइश ही ना बची थी
कि जगन भाई का क्या अंजाम हुआ होगा। इंजन के पहियों ने उसके शरीर को काट कर रख दिया होगा। इस सारे हादसे के दरमियान कोई भी कारों से बाहर नहीं निकला था, क्योंकि चिन्नापाड़ा का ऐसा कोई आदेश नहीं था। चिन्नापाड़ा को वहशी अंदाज में जगन भाई की हत्या करते देख कार में बैठी सुनीता की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। ठीक 8:30 बजे देवराज चौहान विकासपुरी वाले फ्लैट पर पहुंचा। कार रोकने के पश्चात इंजन बंद करते हुए हेडलाइट ऑफ करने ही वाला था कि एकाएक झटक गया। उसकी आंखें सिकुड़कर छोटी होती चली गई। हेडलाइट की रोशनी ठीक सामने सुनीता की एक स्लीपर पर पड़ रही थी। वह भूल नहीं कर सकता था, उसे धोखा नहीं हो सकता था, क्योंकि यह स्लीपर उसने खुद सुनीता को लाकर दिए थे। तो फिर यह फ्लैट के सामने क्या कर रहा है? जब वह गया था तब तो सुनीता के पांव में था। हेडलाइट ऑफ करके देवराज चौहान नीचे उतर आया। जगमोहन को नोटों के दोनों सूटकेसों और छोटी पेटी के साथ तिलक नगर वाले किराए के मकान पर ही छोड़ आया था। वो कहकर आया था कि घंटे भर में सुनीता और बाकी के नोटों के साथ वापस आ रहा है। आगे बढ़कर देवराज चौहान ने स्लीपर उठाया। पूरा विश्वास हो गया कि वह सुनीता का ही था। फ्लैट पर निगाह मारी, दरवाजा बंद था, भीतर लाइट ऑन थी। आसपास के फ्लैटों में भी सब कुछ सामान्य था। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक स्लीपर बाहर पड़ा होने का क्या मतलब है। आगे बढ़ा और फ्लैट के द्वार पर जा पहुंचा। धक्का देते ही दरवाजे का पल्ला खुलता चला गया। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ती चली गई। सुनीता तो इन हालातों में हरगिज भी दरवाजा खुला नहीं छोड़ सकती थी। खतरा, कोई गड़बड़ है। देवराज चौहान का हाथ जेब में पड़े अपने रिवॉल्वर पर जाकर थम गया। स्लीपर आहिस्ता से नीचे रखा और भीतर प्रवेश कर गया। उसके कदमों की आवाज न के बराबर हो रही थी। सामने ही उसे दूसरा स्लीपर पड़ा नजर आया तो मस्तिष्क में खतरे की घंटी बजनी आरंभ हो गई। अगले 4 पलों में ही उसने सारा फ्लैट छान मारा। सुनीता गायब थी। नोटों वाला तीसरा बोरा खाली पड़ा था, परंतु वह दोनों सूटकेस नहीं थे जिन्हें वह सुनीता को दे गया था उनमें गड्डियां भरने के लिए। देवराज चौहान के मस्तिष्क में सनसनी सी दौड़ने लगी। तो क्या सुनीता दोनों सूटकेस लेकर खिसक गई है? परंतु यह बात मानने को उसका दिल राजी नहीं था। सुनीता ऐसा नहीं कर सकती थी। वह एक अच्छी लड़की थी, उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। दोनों प्यार करते थे, शादी करने वाले थे। ऐसा गिरा हुआ काम वह नहीं कर सकती थी। एक स्लीपर फ्लैट में और दूसरा बाहर पड़ा था। इसी से जाहिर हो रहा था कि गड़बड़ हो चुकी है। कुछ लोग जो कि जाने कौन थे, सुनीता को नोटों सहित जबरदस्ती उठाकर ले गए। भागा दौड़ी में उसके पांव के स्लीपर बिखर गए, एक भीतर और दूसरा फ्लैट के सामने सड़क पर। देवराज चौहान के दांत बिछते चले गए। चेहरा क्रोध से स्याह पड़ गया। कौन हो सकते हैं वह लोग? आसपास में शांति का माहौल पाकर यही जाहिर हो रहा था कि सब कुछ बिना शोर शराबे के बे आवाज और शांति के साथ हुआ। कहीं देवराज चौहान का चेहरा अजीब से भावों से भर उठा। कहीं यह सब ड्रामा खुद सुनीता का तो नहीं है? नोटों से भरे सूटकेस लेकर खिसक गई और उसे चक्कर में डालने के लिए अपने स्लीपर अंदर बाहर बिखरा गई। परंतु उसे अपना यह विचार बहुत घटिया लगा। क्या हुआ? जगमोहन देवराज चौहान पर छाए भावों को देख कर क्या उठा। सुनीता भाभी कहाँ है? नोटों वाले सूटकेस सब ठीक तो है? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सब कुछ जगमोहन को कह डाला। सुनकर जगमोहन गंभीर हो गया। देखो, मेरी बात का बुरा मानो या भला, जगमोहन होठ काटते हुए बेचैनी से कह उठा, लेकिन मुझे तो लगता है कि सुनीता ने ही यह सब किया है। मौका देखकर नोटों के साथ वह खिसक गई है। आखिर तुम उसे जानते ही कब से थे? कितना जानते हो उसे? 2-3 महीने पुरानी ही तो जान पहचान थी। क्या पता वह किन आदतों की मालकिन थी। हो सकता है तुम्हारे साथ प्यार का नाटक ही इसलिए किया हो कि मोटा हाथ मारा जा सके। जगमोहन, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, सुनीता को मैंने जितना जाना था उस लिहाज से वह हर तरफ से विश्वास के काबिल थी। आज इंसान खुद को तो पहचान नहीं पाता, किसी दूसरे को क्या पहचानेगा। मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं करता, फिर भी मुझे नहीं लगता कि सुनीता बदचलन और गिरी हुई हो सकती है। देवराज चौहान ने भारी स्वर में कहा, वह मुझसे प्यार करती थी। चलो मान लिया कि सुनीता तुम्हें दिल से प्यार करती थी। जगमोहन ने सिर हिलाकर कहा, तो फिर वह कहाँ है? नोट कहाँ है? इस बात का ही तो जवाब हमारे पास नहीं है कि वह कहाँ चली गई है। सिवाय जगन भाई के और कोई नहीं जानता कि हम विकासपुरी के किस फ्लैट में हैं, परंतु जगन भाई गद्दारी करने वालों में से नहीं। जगमोहन ने विचार भरे स्वर में कहा, इसका तो यही मतलब है कि मतलब अभी मत निकालो जगमोहन। देवराज चौहान उसकी बात काटकर भारी स्वर में बोला, तुम जाकर जगन भाई से मिलो और उसे टटोलो। मैं करोल बाग के उस नर्सिंग होम में जाता हूं जहां सुनीता की मां कैंसर के ऑपरेशन के लिए दाखिल है।
मालूम करूंगा कि सुनीता कहाँ है, उसकी माँ को उसके बारे में खबर है या नहीं, वह झूठ बोल रही है या सच, यह तो जान ही लूंगा। उसके बाद ही इस बारे में कुछ सोचेंगे। अगर यह सब सुनीता ने किया है तो जहां की सब औरतों से मेरा विश्वास उठ जाएगा। जगमोहन जगमोहन खामोशी से देवराज चौहान के दुख भरे चेहरे को देखता रह गया। देवराज चौहान ने उसे देखते हुए हाथ हिलाकर कहा, जाओ जगन भाई को टटोलो। जगमोहन ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। दीपचंद दीवान की बेटी वंदना को उन्होंने पीछे वाले कमरे में बंद कर रखा था और उसे समझा दिया था कि मुंह से आवाज निकलने का मतलब सिर्फ मौत है। यह बात तो वंदना भी समझती थी, इसलिए उसने खुद को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। देवराज चौहान थके से अंदाज में वहीं दीवार के साथ बैठ गया। उसे अपनी सारी दुनिया अंधेरी अंधेरी सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ लुट गया हो। सुनीता को तो उसने अपना जीवन, अपना सब कुछ मान लिया था। अगर उसी ने दगाबाजी की है तो नहीं, उसके मन के कोने से आवाज उभरी, वह दगाबाजी नहीं कर सकती। सुनीता उसे दिलो जान से प्यार करती थी। अवश्य ही उसके साथ कोई बुरा हादसा पेश आया है, लेकिन यह तो महज उसका विचार था, यकीन तो नहीं। दौलत से ज्यादा उसे इस बात का डर था कि कहीं सुनीता ने वास्तव में दौलत के लालच में उससे धोखेबाजी ना की हो। एकाएक उसे वह वक्त याद आने लगा जब सुनीता से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। बात करीब 3.5-4 महीने पुरानी थी। वह कार पर राजेंद्र पैलेस के सामने से गुजर रहा था कि दोस्तों, इसके आगे की कहानी, जो कि इस कहानी का प्रिक्वेल है, यानी कि अभी तक जो वारदातें हुई है उसके पहले का घटनाक्रम, वह आपको एपिसोड नंबर 3 में सविस्तार सुनाया जाएगा। इसी तरह के एक्सप्लेनेशन को आप पाते हैं सिर्फ गूगल गुरु ऑडियो बुक्स पर, क्योंकि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियां आपके लिए लाएं, और उस कहानी को भी जहां वो पेचीदा हो रही है वहां उसे समझा करके, उसे एक्सप्लेन करके कहानी का मजा दोगुना कर दें आप लोगों के लिए। इसी तरह की अन्य कहानियां हमारी मेंबरशिप जोन पर भी है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।